नमस्ते बड़े भाइयों एवं मेरे छोटे छोटे दोस्तों, छोटे छोटे भाइयों। मैं विश्वनाथ आप सबों का रोहिणी देवगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पता होगा मेरे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों कि मैंने करीब 2 हफ्ते पहले एक अर्थ की बात नाम का एक 10 मिनट का वीडियो बनाया था। उसमें हम लोगों ने राजकोषीय घाटे को डिस्कस करने की कोशिश की थी और अंत में वीडियो ख़त्म करने के टाइम में मैंने एक क्वेश्चन रखा था कि वो जो राजकोषीय घाटा होता है उसे हमेशा एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसा 3.5, 3.5, 3.8। तो ऐसा क्यों होता है? और वो जो प्रतिशत है वो किसका प्रतिशत है? वो 3.5% है या 3.3 है या 3.8 है, वो किसका है? तो आज हम लोग बात वहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो मैं दोबारा आपको पॉइंट पे मैं दोबारा खुद पॉइंट पे आता हूँ कि वो जो 3.5% है या जो भी परसेंटेज है वो किस राशि का है, मतलब किसके सापेक्ष वो 3.5% है। तो वो राशि कुछ और नहीं, वो देश का अनुमानित जीडीपी का आंकड़ा होता है। जैसे कि अभी जैसा कि आप बजट अगर पढ़े होंगे कि इस साल का जो बजट पेश किया गया था 1 फरवरी 2020 को, उसमें हमारे जीडीपी का जो साइज है वित्त वर्ष 2020-21 का, अभी तो शुरुआत हुई है, करीब 2 महीने होने जा रहे हैं, फिर भी हम साल भर का एक आकलन कर लेते हैं कि हमारा ये जो जीडीपी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये टर्म क्या है इसके बारे में चर्चा की जाएगी, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो इसका जो साइज है आंकड़ों के मुताबिक, आकलन के मुताबिक ये 224 लाख करोड़ मानी जा रही है। और उसका एक सर्टेन परसेंट, जैसे 3.5 हो, 3.8 हो, वो हमारा राजकोषीय घाटे का साइज होता है। तो आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजकोषीय घाटा आता क्यों है इकोनॉमी में, और ये राजकोषीय घाटा कौन से ऐसे हालत उत्पन्न हो जाते हैं कि हमारा राजकोषीय घाटा हो जाता है। तो ठीक है, इसके पहले हम जानते हैं कि हमारा बजट का साइज क्या होता है। बजट हमारा जो इस साल पेश किया गया है, जैसा आप अगर जानते हो तो जान लें या कहीं पढ़ लें, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मोटे तौर पे आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ कि हमारा जो इस साल का बजट साइज है, मतलब ये वर्तमान साल जो अभी चल रहा है 2021, इसका बजट साइज है 30 लाख करोड़। राउंड फिगर में बता रहे हैं, ऐसे 30.42 लाख करोड़ बन रहा है, लेकिन 30 लाख करोड़ याद रखने के लिए हम लोग खुदरा हटा देते हैं, मोटे मोटे शब्दों को याद रखते हैं। 30 लाख करोड़ हमारा बजट का साइज है। उसके बाद जब सरकार देखती है कि हमारी आय के साधन क्या है, हमारे आय की अनुमानित राशि कितनी है, तो सरकार की आय, ये हम लोगों को जानना पड़ेगा कि सरकार के आय के स्रोत क्या है। सरकार के आय के 2 स्रोत होते हैं मूल रूप से, एक है राजस्व आय, और दूसरा जो है वो आय नहीं है, वो दरअसल उधार को ही हम लोग आय दिखा देते हैं, वो है पूंजीगत आय, उसको कह देते हैं। दरअसल वो पूंजीगत आय नहीं है, वो मोटे तौर पे 95% वो उधार ही होता है, फिर भी हम उसको आय में ले लेते हैं, इसलिए कि सरकारों का मकसद होता है कि देश को एक साल भर चला देना। उसके लिए जैसे भी येन केन प्रकारेण सरकारें कदम उठा करके पैसा जुटा करके देश चला देती है। ठीक है, तो हमारा जो राजस्व आय था सरकार का, जो सरकार का एक्चुअल आय है वो राजस्व है, वो आता है कर से, आता है टैक्स रेवेन्यू उसको कहते हैं, या गैर कर आय, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इन दोनों को मिला करके देखा गया तो वो राशि हो जाती है 22.5 लाख करोड़। अनुमानित राशि है, ये सब अनुमान हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें, ख्याल रखें कि ये सब अनुमानित आंकड़े हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम अंतर्यामी होती हैं सरकारें कि जान जाती हैं कि कल क्या होगा, नहीं, ये एक अनुमान होता है। और इस अनुमान को करने के लिए एक समिति होती है जिसे एस्टीमेट्स कमेटी कहते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठी रहती है, हम लोग बाद में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो एस्टीमेट्स कमेटी है वो सारा डाटा निकालती है, आकलन समिति उसको हिंदी में कहते हैं। उन्होंने कहा कि 30 लाख करोड़ हमारा बजट का साइज होना चाहिए, अर्थात सरकार को 2020-21 में 30 लाख करोड़ खर्च कर देने हैं पूरे भारत के सफल संचालन में। उसमें सरकार का मूल आय जो है, राजस्व आय, वो होता है 22.5 लाख करोड़। तो अब देखिए फिर वही बात, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला बात है, मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ। खर्चा हमारा रसीद बना लिए हैं, 30 लाख करोड़ खर्च करना है हमको, और हमारा इनकम कितना है, घर में है कितना, 22.5। तो जो डिफरेंस हुआ कितना का हुआ, 30 में गया 22.5, मैंने 7.5, 7.5 लाख करोड़, लाख करोड़ को हम ट्रिलियन बोल सकते हैं शॉर्टकट में। तो 7.5 ट्रिलियन रुपया जो है वो सरकार को जुगाड़ करना पड़ेगा, सरकार के जुगाड़ करे पड़ते। अब कहाँ से करते सरकार, छीनते न, सरकार जो है वो ऋण के माध्यम से जुटाएगी पैसा।
ऋण लेने का प्रकार क्या, प्रोसेस क्या है, वो बताया जाएगा, हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। तो ये जो 7.5 लाख करोड़ है, उसको आप कैलकुलेटर निकाल करके 224 का 3.5% निकालिए, तो ये अनुमानित रूप से लगभग वही आ जाएगा, वही फिगर आ जाएगा। 224 लाख करोड़ हमारा जीडीपी का साइज है, उसका आप 3.5 निकाल लें तो आपको लगभग 780 वहाँ आएगा, 782 आएगा। हम लोग उसको, चूंकि हम लोग राउंड फिगर में बात कर रहे हैं ताकि हमें याद रहे, तो ये 7.5 आएगा, 782 आता है, लेकिन हम 7.5 इसको रट लेते हैं। तो ये जो 7.5 लाख करोड़ है, चूंकि सरकार को इसे बाजार से उठाना पड़ता है, इंटरनल मार्केट से उठाना पड़ेगा या विदेशों से उठाना पड़ेगा, ये बात की बातें हैं, लेकिन ये पैसा इतना तय है कि ये पैसा सरकार को उधार लेना पड़ेगा। और ये जो उधार लिए जाने वाली जो राशि होती है, एक्चुअली में यही राजकोषीय घाटा होता है। ये रुपया राजकोष के ऊपर घाटा है एक तरह से। अगर सरकार के पास 30 लाख करोड़ पहले से रहता और 30 लाख करोड़ ही खर्च होता तो जीरो होता, कुछ ना कुछ जीरो होता, मतलब घाटा हमारा जीरो, देश फायदे में चलता है। लेकिन चूंकि सरकार फायदे में चलती, लेकिन चूंकि सरकार के पास वो फंड नहीं था 7.5 लाख करोड़, तो 7.5 लाख करोड़ को मार्केट से किसी एक सर्टेन प्रोसेस, एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा वो पैसे बाजार से उधार ली जाएंगी। और हमारा वो जो बाजार है वो पूरा भारत के अंदर का बाजार है। जैसे उस बाजार में कौन कौन से व्यक्ति हैं जो उधार देने योग्य हैं, उनका एक क्राइटेरिया होता है। सरकार के कुछ दिशा निर्देश के अनुसार लोग सरकारों को ऋण देती हैं। वो सारा क्या प्रोसेस है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले एक ज़रूरी बात पे मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। ये 3.5%, 3.8% वाला जो बात है, उसके ऊपर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार एक साल ही पूरा लोन ले ले, भरपेट लोन ले ले और देश को 10 साल चलाते रहे, कभी लोन ही ना ले? क्या ऐसा हो सकता है? इसका जवाब है कि नहीं। संसद ने, भारत के संसद ने 2003 में एक एक्ट पास किया था, उसका नाम था FRBM एक्ट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। आप देख सकते हैं उसको, गूगल में देख सकते हैं, विकिपीडिया में देख सकते हैं, और अगर आपको किताब में भी मिल जाएगा आपको, ये सब देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये फुल फॉर्म भी बहुत जगह पूछता है एग्जाम में। और ये एक्ट कब पास किया गया था वो भी पूछेगा, 2003 में पास किया गया था। इस एक्ट के क्या प्रावधान थे, आखिर ये इस एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत आन पड़ी थी देश के सामने? एक्चुअली सरकारें शुरू से ही, किसी भी देश की सरकार, भारत ही नहीं दुनिया की कोई भी सरकार नहीं चाहती हैं कि वो घाटे में चले। और अगर वो घाटे में चल रही है तो उनका ये प्रयास होता है कि धीरे धीरे हम लोग लाभ की स्थिति में चलें। अगर लाभ ना भी मिले तो भी कम से कम घाटा कम होता जाए। अगर पहले मान लीजिए 10 लाख घाटा हो रहा है तो आज 5 लाख हो, 4 लाख हो, 3 लाख हो, ऐसे कर करके घाटे को हम क्रमिक रूप से घटाते हुए जीरो की ओर चलें और बाद में हम इनकम, मेरा प्रॉफिट रहे, ऐसा प्रयास किया जाता है। तो उस साल उस एक्ट में एक प्रावधान किया गया कि हमारी सरकारें आने वाले समय में एक 3 बरस, 4 बरस, 5 वर्ष का एक समय लिया गया, टाइम फ्रेम लिया गया कि इन 5 वर्षों के अंदर सरकार का जो ये राजकोषीय घाटा वाला जो चक्कर है वो खत्म कर देना है। मतलब सरकार अब मार्केट से पैसा एकदम नहीं उठाएगा, एक नया पैसा नहीं उठाएंगे और देश एकदम लाभ में चलेगा। उसके लिए सरकार ने कसम खाया इस एक्ट के माध्यम से कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस एक्ट में लिखा गया कुछ भी हो जाए, सरकारें अपने जीडीपी का 3% से ज़्यादा उधार कभी नहीं लेगी। मतलब दूसरे शब्दों में हमारा जो राजकोषीय घाटा है, जिसे अंग्रेजी में फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, वो 3% से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक लाइन पत्थर की लकीर खींच देने से तो काम चलने वाला है नहीं। कुछ ऐसे आर्थिक हालात देश के हो जाते हैं, कुछ इमरजेंसी हो जाता है, जैसा इमरजेंसी अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसमें सारा पुराना सारा चीज़ टूट गया है, सब कुछ, सारे कानून ध्वस्त हो गए हैं और अब नए कानूनों की ओर सरकारें आगे बढ़ रही हैं, तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो फिर मैं आपको 2003 में ले आता हूँ। तो उसमें कहा गया कि ठीक है 3% तो हम लोगों ने एक लिमिट रख दिया है, लेकिन आप ऐसा करिए कि अगर देश में कुछ सुधार करने हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना हो या कोई इमरजेंसी हो देश के सामने, तो ये दिखा करके आप 3 से 3.5% बढ़ा दीजिए। आधा % आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं, 3.5% आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक सटीक कारण बता करके संसद को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर संसद के सारे लोग कन्विंस हो जाएं, उसके बाद आप पैसा उठा सकते हैं, कोई बात नहीं है।
3.5% का रियायत दिया गया है। यही वजह है कि आप जब प्रतियोगिता दर्पण हो, प्रतियोगिता किरण हो या कहीं कुछ भी पढ़ें तो देखिएगा कि जो राजस्व घाटा होता है वो 3 से स्टार्ट होगा और 4 के बीच में ही वो पेंडुलम की तरह डोलता है। तो मोटा मोटा बात यही है कि 3 से 4 के बीच में ही डोलता है और सरकारें कोशिश करती है कि 4 से कम रखा जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, अपना खर्चा नहीं बढ़ाना है, अर्थात ज़्यादा ऋण नहीं लेकर के देश के ऊपर बोझ नहीं डालना है। ये हर एक सरकार का ये दायित्व बन जाता है और सरकारें इस वक्त तेजी से कदम उठा रही है। अब मैं आपको थोड़ा वर्तमान के हालात से आपको परिचय कराना चाहता हूँ। अभी जैसा कि आपको पता है कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसमें ये सब बजट एस्टिमेट्स जो है फेल कर गया है। मतलब मैं अनऑफिशियली कह रहा हूँ, अब सरकारों का जो प्लान था 7.5 लाख करोड़ ही हम मार्केट से उठाएंगे, अभी 8 मई को वित्त मंत्रालय के वेबसाइट पे आप पढ़ सकते हैं जाकर के, मेरे भाइयों जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो देख सकते हैं कि वहाँ एक नोटिस आया कि 12 लाख करोड़ सरकार उधार लेगी। इसका कारण ये है कि इनकम कम हो गया, तब जाकर के ज़्यादा पैसा उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 लाख करोड़ का ये हो गया। तो अब क्या है कि अगर आप 224 को अगर आप जीडीपी मान लेते हैं और 12 लाख करोड़ का आंकड़ा अगर उसके सामने देखना चाहते हैं कि ये कितना परसेंट पड़ता है, तो ये देखा गया कि ये 5.5% हो जाता है। मतलब ये जो FRBM एक्ट का जो प्रावधान था वो फेल कर गया, पूरा फेल कर गया। वो FRBM एक्ट को उल्लंघन करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार सोच रही है कि चूंकि संसद तो अभी चल नहीं रही है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया जाए, जिसे अध्यादेश कहते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि उनके द्वारा एक अध्यादेश निकलवा लिया जाए राष्ट्रपति महोदय के लेटर हेड में कि ठीक है, आपका जो इस साल का जो राजकोषीय घाटा है वो 3.5% से 2% बढ़ा के 5.5% करने की अनुमति दिया गया। राष्ट्रपति महोदय ये लिख देंगे, उसके बाद सरकारें इस ओर कदम बढ़ा देंगी इस महामारी को देखते मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद जब कोरोना वायरस वगैरह ठीक हो जाएगा, जब संसदें काम करेंगी, उसके बाद इसे पास करके एक्ट में संशोधन कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की। बावजूद इसके मैं समझता हूँ कि बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो क्रमिक रूप से मुझे डिस्कस करना, हमें सबके साथ मिलकर के डिस्कस करना चाहिए और मैं इसके बारे में एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, अगले वीडियो में। और अब मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद आपका।